बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गई हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई हैं, जहाँ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, फैसल वाडा साहब की जानिब से आज कहा गया है कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है सबको मिलकर चलना पड़ेगा और नेशनल कॉज के लिए तमाम सियासी जमातों से मुशावरत जरूरी है। तो करें, हमने तो नहीं रोका। करें, मुशावरत करें, बैठें, बातचीत करें, आगे चलें। तो करें, हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं, कर सकते हैं तो करें, जो कर भी नहीं रहे और कह भी सब रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये हफ्ता है आने वाला, इसमें चूँकि बहुत से अहम मुकदमात भी हैं अदालतों में, और आज ये देखना है कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, उसमें क्या गुफ्तगू हुई है और उसके असरात क्या आते हैं। और साथ ही ये भी तय होगा कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, मौलाना फजल रहमान के जो मामलात हैं मदारिस बिल के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस पर क्या होगा। और ये भी हो सकता है कि इम्कानात हैं, इसके कम इम्कानात हैं, लेकिन हो सकता है 0.00001% कि हमारे अकाबरीन को ये ख्याल आ जाए कि मुल्क में इंटरनेट स्लो होने से कितना भारी नुकसान हो रहा है। और ख़ास तौर पे वो जो फ्रीलांसर्स हैं या जो इस इंडस्ट्री से तो वैसे सारा मुल्क ही मुतासिर है, लेकिन जिनके रोज़गार का दारोमदार ही इंटरनेट पे है, तो वो कितने मुतासिर हो रहे हैं। तो हो सकता है किसी को ये भी ख्याल आ जाए। तो ये हफ्ता इसलिए अहम है। लेकिन जो बड़ी तब्दीली अचानक आई है, 12 दिन लगे हैं इसमें टोटल, वो है जो शाम से, या जो बिलादुश शाम एक ज़माने में से कहा जाता था, और वहाँ पर जो है, वहाँ से ये इतला है कि इतला क्या कंफर्मेशन अब तो, कि बशार अल असद जो है उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, और वो बड़ा वो अजब सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि यूनिटी रिपब्लिक, वहाँ पे जो तर्ज हुक्मरानी है वो यूनिटी रिपब्लिक, और सदर ही वहाँ पे तमाम तर ताकत जो है वो सदर के पास ही होती है। और बल्कि बशार अल असद जब सदर बने थे तो ये हाफिज़ुल असद के छोटे बेटे थे। हाफिज़ुल असद मरहूम जो हैं, उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनके बड़े साहबजादे, जिनका नाम बसाल था, बसाल उल असद जो हैं वो उनके जानशीन हों। लेकिन 1994 में हाफिज़ुल असद के बड़े बेटे जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे, डेमास्कस एयरपोर्ट, और तेज़ी से अपने मर्सिडीज़ गाड़ी भगा रहे थे, तो उनकी गाड़ी बहुत एक बुरा एक्सीडेंट हुआ और उनके जो बड़े साहबजादे हैं उनकी डेथ हो गई। 1994 में। तो उन्होंने फिर अपने छोटे बेटे को, उनका छोटा बेटा जो है वो डॉक्टर और आई स्पेशलिस्ट, वो लंदन में प्रैक्टिस कर रहा था, तो उन्होंने, और वहीं पर उनके छोटे बेटे की जो अहलियाँ हैं वो भी बरतानवी नज़ाद, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को फिर लंदन से बुलाया 1994 में, और हाफिज़ुल असद ने कहा कि फिर ये मेरा जो दूसरा बेटा है छोटा, वो मेरा सियासी वारिस होगा। और फिर तकरीबन 6 साल के बाद जब इंतकाल हुआ हाफिज़ुल असद का, तो उनके छोटे बेटे ने फिर इक़्तिदार संभाला, जिनका नाम बशार अल असद था, और ये सन 2000 की बात है। तो 2000 से लेके और 2024 तक ये जो है ये बासिल जो है उनका जब डेथ हुई थी, तो ये उस वक्त की एक ख़बर जो है वो। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा जो, तो
उसके बाद फिर ये हुआ, ये 34 बरस के थे उस वक्त, तो पूरा जो आइन था वो तब्दील कर दिया गया। और आइन तब्दील करके जो उम्र है वो सदर की 40 साल होनी चाहिए थी, इनकी 34 साल थी। तो आइन में फिर तब्दीली की गई कि 34 साल का नौजवान भी सदर बन सकता है। तो ये 2000 से लेके 2024 तक, यानी आप समझेंगे 24 साल इनकी हुकूमत रही। 1971 में इनके वालिद जो हैं वो आ गए थे इक़्तिदार में, और इनके वालिद भी अपने फ़ौजी जो बगावत हुई थी 1963 में, तो 1963 में फ़ौजी बगावत हुई थी और बात पार्टी आ गई थी, लेकिन उसके बाद ही हुआ कि वो आपस में फिर जो मुख्तलिफ शख्सियात थीं उनका आपस में झगड़ा हुआ। और मुख्तसर तौर पे मैं सिर्फ इसकी विदाउट गोइंग इन डिटेल आपको ये बताऊं कि ये जो एक वाक़या जिसको हम ब्लैक सितंबर कहते हैं, ब्लैक सितंबर में जो उस वक्त की ये वज़ीर थे, वज़ीर दिफा थे, और सदर जो हैं वो दूसरे बात पार्टी के आए हुए थे। इन सब ने मिलके 1963 में तख्ता उल्टा था हुकूमत का। तो ये जो है ये आपस में इख्तलाफ हुआ, और वो हुआ था ब्लैक सितंबर पे कि वहाँ पर क्या शाम की फ़ौज को भेजना है, और भेजना है तो वो उर्दन के साथ होगी या वो शाम की फ़ौज जो है वो PLO के साथ होगी। तो वहाँ से इख्तलाफ पैदा हुआ, क्योंकि इनकी फ़ौज जो है, जो सामने के जो रहनुमा थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो PLO की मदद करेंगे, और वहाँ पे एक उर्दन की हुकूमत के साथ झगड़ा हुआ। उसके नतीजे में जो है वो उनका तख्ता उल्टा गया और हाफिज़ुल असद में इक़्तिदार में आ गए। और ये बड़े तनाव के दिन थे, क्योंकि 1-2 साल पहले ही जो 6 रोज़ा जंग थी 1967 की 6 डे वॉर, उसमें बड़ी एक शिकस्त हुई थी और सीरिया के गोलान हाइट्स निकल गई थी। तो सीरिया बड़े अंदरूनी तौर पे बहुत दबाव में थी उनकी क़यादत, तो एक बेचैनी थी, हिजान था, तो उसका फ़ायदा उठाया और हाफिज़ुल असद ने इक़्तिदार पे वो आ गए। अच्छा, ये अब यहाँ पर बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हाफिज़ुल असद वो मैंने आपसे कहा कि वो आए, उन्होंने फिर आइन तब्दील किया, मुकम्मल तौर पे ये यूनिटी रिपब्लिक बन गई। यूनिटी रिपब्लिक बन के सदर के पास सारे इख्तियारात आ गए, और सदर के पास इख्तियारात तो सारे आ गए, लेकिन आज जो है वो दुनिया को अचानक पता चला कि मोहम्मद गाजी जलीली जो हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर आज़म मौजूद हैं। अच्छा, इनके बारे में ये भी 2-3 महीने पहले ही आए थे। वज़ीर आज़म का ओहदा बड़ा ज़बरदस्त था। शाम की तारीख़ में वज़ीर आज़म का एक बहुत मजबूत किरदार होता था, लेकिन यह है कि हाफिज़ुल असद ने आने के बाद फिर वज़ीर आज़म, तो ये 64वें या 65वें वज़ीर आज़म हैं उनके, जब से आज़ादी ली है शाम ने 46 में फ्रांस से। तो उन्होंने ये कहा कि तमाम अदारे और तमाम हुकूमत काम करती रहेगी वज़ीर आज़म के मातहत। यानी आप ये समझें कि इस वक्त शाम में बशारुल असद का, असद ख़ानदान का ख़ात्मा हो गया उनके इक़्तिदार का, लेकिन एक हुकूमत मौजूद है और उस हुकूमत के एक वज़ीर आज़म है, और उसके वज़रा भी काफ़ी, उनका कहना यह है कि वज़रा भी हैं, और जो हरकत व तहरीर शाम है उन्होंने भी, उनका जो क़यादत अबू मोहम्मद जुलानी जो है, अहमद शारा जिनका सरनाम है, तो वो कह रहे हैं कि जी हम भी जो हैं वो इनको मानते हैं और इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। यानी बशारुल असद के जाने के बाद भी वहाँ पे एक हुकूमत मौजूद है, और ये जो रेबल्स हैं या बागी हैं या जो भी, ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और हम भी क्यास नहीं चाहते। और इन्होंने हाफिज़ुल असद के और बशारुल असद के मुजस्मे तोड़ दिए हैं। ईरान की एम्बेसी पे अटैक हुआ है और वहाँ पे लोग टैंकों पे चढ़ गए हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है, और जेलों में से
बहुत से हज़ारों की तादाद में जो है कैदियों को छुड़वा लिया गया है। बशारुल असद और हाफिजुल असद का जो दौर है वो एक बर्बरियत और जुल्म के तौर पे याद रखा जाएगा। मतलब बाज़ ऐसे हैं ना लोग जो गए तो उनका कोई ना कोई तो उनको दुनिया में याद करने वाला है ना, या उनके मतलब मिसाल के तौर पे जैसे कर्नल कदाफ़ी, तो लीबिया में एक लोग मतलब कर्नल कदाफ़ी को पसंद भी बहुत करते थे। जब उनको उनका कत्ल हुआ तो उस वक्त भी कर्नल कदाफ़ी की वहाँ पे चाहने वाले लोग थे, लेकिन बशारुल असद जो हैं उनको ये मलका हासिल रहा इस पूरे अरसे में कि वहाँ पर उनके जाने के बाद उनकी हमायत में कोई एक शख्स भी नहीं है पूरे शाम में। और जो बात मैंने कल कही थी कि बाकी मुल्क क्या करेंगे, तो सब ने इनको साइन ऑफ कर दिया, सब ने। कोई एक बयान भी बशारुल असद की हमायत में किसी मुसलमान मुल्क का नहीं आया और गैर मुस्लिम मुल्क का भी नहीं आया। और हर मुल्क ने यह कहा है, बशमूल ईरान, बशमूल रशिया, बशमूल चाइना, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी ऐसे बयान आएगा, सऊदी अरब से भी ऐसे बयान होगा, कतर से भी ऐसे ही आएगा, सारी दुनिया के हम शाम के अवाम के साथ खड़े हैं। किसी का यह बयान नहीं आया कि हम बशारुल असद के साथ खड़े हैं। पिछले चंद दिनों में भी किसी ने, आप मुझे ईरान के सदर का या रहबर का या प्यूटिन का एक जुमला जिसमें बशारुल असद का नाम हो वो मुझे बता दे। किसी ने सपोर्ट नहीं किया बशारुल असद को। तो ये जो तासुर है ना कि जी किसी मुल्क ने सपोर्ट, ईरान ने भी शुरू में ये ईरान की तरफ से बात हुई थी कि हम अपने दस्ते भेजेंगे फौज, लेकिन फिर उन्होंने पुल बैक कर गया ईरान भी कि इस क्या इतनी वर्थ है बशारुल असद की कि उसके लिए, उसको बचाने के लिए जाया जाए। और ये जो ये ज़हन में रखें कि सबसे पहली जो वहाँ पे बगावत हुई थी ना, तख्ते तो उलटते रहे, ये तवील अरसे के बाद हुआ है, यानी ये 1970 से लेके और 2024। लेकिन वहाँ पर जो कर्नल जैम होते थे, हुसैनी जैम करके उनका जो है वो नाम था, तो उन्होंने 1949 में सदर का तख्ता पहली दफ़ा उल्टा था। अच्छा, सदर का तख्ता उल्टा था और शुक्र अल कवातली जो है उनका तख्ता उल्टा था। अच्छा, और उसके बाद फिर ये हुआ था कि लेकिन वो, और वज़ीर आज़म को छोड़ दिया, वज़ीर आज़म को रहने दिया था, और सदर जो है वो उनका तख्ता उलट दिया था, शुक्र अल खवातगी का। और शुक्र अल खवातगी जो है उनकी हमायत में उस वक्त शाह सऊद और मिस्र के शाह फारूक, ये लोग सारे हमायत में आ गए थे। तो उसकी वजह से फिर उनको वो मिस्र चले गए थे। अच्छा, ये जो पहली बगावत हुई थी, ये जो कर्नल जैम थे, ये 4 महीने के बाद इनको इनके साथियों ने पकड़ के, और जो वज़ीर आज़म को इन्होंने रखा था उस वज़ीर आज़म के साथ फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके मार दिया था। वो 4 महीने की बगावत थी सिर्फ पहली। ये जो कर्नल थे, कर्नल जैम, अच्छा ये थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी है। पहली बात तो ये कि जो कर्नल जैम थे ये उससे पहले फ्रेंच आर्मी में थे, और उससे पहले ये ऑटोमन्स के साथ थे, ठीक है। और इनको जब फ्रांस गया था तो इनको आर्मी चीफ बना के, जाहिर है फ्रांस निकल गया तो ये आर्मी चीफ थे, फ्रेंच आर्मी के थे, फ्रेंच मैंडेट में आ गया था ना ये सीरिया स्काई पिकआउट माहदे के तहत। अब वो जो शुक्र अल कवातली थे वो मिस्र चले गए। मिस्र में वो गए तो वहाँ पे उस वक्त शाह फारूक ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वहाँ पे वो कर्नल स्कू हो गया, जमाल अब्दुल नासिर वाला, और वो 1955 तक वहाँ पे रहे।
और 1955 में वो दोबारा आ गए और दोबारा 1955 में शाम में आए और यहां के दोबारा सदर मुंतखब हो गए। और फिर चूंकि वहां पर इस दौरान कर्नल्स को होके जमाल अब्दुल नासिर 1954 में, पहले तो दूसरे कर्नल पे जमाल अब्दुल नासिर बाकायदा तो 54 में आए थे, ये 55 में आ गए, लेकिन इनकी दोस्ती मिस्र के साथ हो चुकी थी, सीरिया की। तो फिर एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बन गई जिसमें शाम और मिस्र का इल्हाक हो गया। शाम और मिस्र का इल्हाक हो गया, दोनों मुल्क एक हो गए, एक मुल्क बन गया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के नाम से। अब सवाल ही पैदा हुआ कि उसका सरबराह कौन होगा, जमाल अब्दुल नासिर या शुक्र अल कवातली। तो शुक्र अल कवातली जो है, उन्होंने कहा ये इसका मैप है, ये एक बाकायदा यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बन गई थी, सीरिया और मिस्र इकट्ठे हो गए थे दोनों। अच्छा, फिर ये हुआ तो जब ये जो थे शुक्र कवातली, इन्होंने कहा कि मैं दस्तबरदार होता हूं जमाल अब्दुल नासिर के हक में, और जमाल अब्दुल नासिर जो हैं वो इस यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के वो सरबराह होंगे। जमाल अब्दुल नासिर इनका शुक्रिया अदा करने दमिश्क आए। हजारों लोग या शायद लाखों लोग उस वक्त यहाँ जमा थे जमाल अब्दुल नासिर का इंतज़ार करने के लिए, इंतज़ार 58। और उससे पहले जो है ये बात ध्यान में रखें कि एक क्राइसिस पैदा हुआ था 1956 में, जिसको स्विस क्राइसिस। तो जमाल अब्दुल नासिर ये आइजनहार के वक्त में और बाकी ये 1956 के स्विस क्राइसिस में सीरिया और जो इजिप्ट है, इनका टिल्ट सोवियत यूनियन की तरफ होना शुरू हो गया था। तो ये यूनाइटेड अरब रिपब्लिक भी एक तरह से सोवियत यूनियन सर जंग के अंदर ये उधर ही थी। तो 56 की क्राइसिस, 58 में इनका अलायंस हुआ। इन्होंने शुक्रिया दिया, इन्होंने ये पहला अरब सिटीजन है, क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर जो है वो पैन अरबिज्म की बात करते थे। तो उन्होंने फिर उसके बाद ये इनको कुछ अरसे के बाद एहसास हुआ कि नहीं, ये तो मिस्र के अंडर आके हमने गलती कर दी है, सीरिया की जो है सीरिया के साथ ज्यादती हो रही है। उसके बाद वो रिपब्लिक ख़त्म हो गई, कुछ साल चली, उसके बाद टूट फूट गई, दोबारा दोनों मुल्क अलग हो गए। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो जो उस वक्त जो सदर थे और वजीर आजम थे वो सुन्नी थे। अलावाइट्स की अभी वो अलावाइट्स अभी आगे कहानी में एंटर नहीं हो रहे, ठीक है। अलावाइट्स बाद में एंटर हो रहे हैं। अलावाइट्स एंटर हो रहे हैं 63 में, जब एक प्रॉपर बाथ पार्टी की बगावत होती है और उसके बाद सारा। अच्छा, अब उसमें दो तीन, एक तो ये बात ध्यान में रखें कि इस तरह से वहां पे एक अकलियत जो है वो हमें नजर आती है, जो कि नजर आती है हमें अलावाइट्स, और फिर उसके बाद सुन्नी, और उसके बाद फिर कुर्दी। किन किन लोगों ने मुजम्मत नहीं की बशारुल असद की जाने पे, ये इंपॉर्टेंट है। किस किस ने की, किसी ने नहीं की। किस किस ने नहीं की, किसी ने भी नहीं की। वो चले, एक आदमी चला गया और चला गया। और एक जो पिछले चंद दिहाइयों में, जो मैंने आपसे कहा था ना कि बशारुल असद और हाफिजुल असद ये किसी के भी नहीं थे गालिबन। मतलब एक ख़ास वक्त में इन्होंने 1982 में जो कत्लेआम किया, जो 25,000 या 20,000 अखवान के इन्होंने लोग उसमें शहीद किए, और वो तकरीबन उस कत्लेआम पे दुनिया खामोश रही, और अरब ममालिक तो बिल्कुल ही खामोश रहे, क्योंकि अखवान को पसंद नहीं करते। और फिर इन्होंने एक दूसरा अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। एक तो अखवान तो चलें, एक उस वक्त अखवान, एक दूसरा 1982, ये 1982 है, ये वो 1982 है जिस साल लेबनान में इन्वेजन हो रही है। मतलब टाइम को हम ज़रा ध्यान में रखें कि यहाँ कत्लेआम हो रहा है, वहाँ इन्वेजन हो रही है। लेबनान में तो एक ऐसा दौर चल रहा है। अच्छा, इनका जो दूसरा बाथ पार्टी का भाई है सद्दाम हुसैन, वो जो है वो अहले तशी का कत्ल कर रहा है, ये अखवान का कत्ल कर रहे हैं। दोनों बाथ पार्टी के हैं, दोनों की आपस में एक अजीब सी सिनर्जी है, ठीक है। जब इराक ईरान जंग हुई 8 साल की, तो उसमें हाफिजुल असद जो है उन्होंने कहा कि ये बाथ पार्टी तो
लड़ रही है ईरान से, तो मैं खामोशी से ईरान के साथ चला जाता हूँ। ईरान का कोई फ़ायदा उनको नहीं था, क्योंकि वो जो इनकलाब ईरान के बाद जब आयतुल्ला खुमैनी आ गए यहाँ पे, तो आयतुल्ला खुमैनी और हाफिजुल असद के ख्यालात में और मुकम्मल तौर पे कोई किसी किस्म की कोई मुताबिकत नहीं थी। वो एक सेकुलर बात पार्टी और वो, लेकिन उसने कहा कि मैं हमायत करता हूँ ईरान की। इस बात के कोई शवाहिद नहीं है कि ईरान ने उस जंग में हाफिजुल असद की को मदद ली हो सकता है ली हो, लेकिन कोई उसके शवाहिद हमें नहीं मिलते, क्योंकि रहबर जो हैं वो हाफिजुल असद उस वक्त एक अलग किस्म का शाम था। डेमास्कस एक बहुत ही, यानी वो रहबर के या ईरान के इनकलाब से कोई ख्यालात उनके मैच नहीं करते थे। फिर उसे एक और, तो बहरहाल ये खिंचता मामला। फिर उसके बाद 2001 में अफगानिस्तान शुरू हो गया, फिर उसके बाद ये इराक शुरू हो गया, ये सारा मामला शुरू हो गया। ये होते होते हाफिजुल असद इधर पीछे, आगे पीछे, दाएं बाएं। लेकिन फिर 2011 में जो अरब स्प्रिंग शुरू हुई है, तो अरब स्प्रिंग के दौरान एक और वाकया ऐसा पेश आया जिसके जख्म आज तक ताज़ा हैं, आज तक ताज़ा हैं बशारुल असद के अगेंस्ट, और वो फ़लस्तीनियों के हैं। और वो ये है कि हमास की क़यादत दमिश्क में थी। हमास की जो क़यादत है, खालिद मिशाल, वो दमिश्क में थे। 2009 में, 10 में, उससे पहले 7 में जब जंग हुई है, तो 2-3 बार में जब भी मेरी खालिद मिशाल से मुलाकातें हुई हैं, उस वक्त तो वो डेमास्कस में, हम दमिश्क एयरपोर्ट पे उतरते थे, और मैं दमिश्क एयरपोर्ट पर उतरा तो वहाँ पे वो जो है वो हमास के लोग मौजूद होते थे, और वो ख़ास एक अंदाज में गाड़ियाँ तब्दील करके, और इंटरव्यू करना है तो वो मुलाकात कहीं से कहीं तेज़ी के साथ फिर वो खालिद मिशाल मूव भी करते थे। हमास की क़यादत उससे पहले बहुत ज़्यादा, उन दिनों में, उन्हीं सालों में वो काफ़ी निशाना भी बन रही थी इसराइल। तो खालिद मिशाल जो है वो वहाँ पे मौजूद था, और इस्माइल हानिया भी आगे पीछे, दाएं बाएं। इन्होंने क्या किया कि हमास ने वहाँ पर कहा कि भाई जब ये खाना जंगी शुरू हुई तो मुजाहिरीन आ गए। अब यहाँ मुजाहिरीन आए तो मिस्र में भी मुजाहिरीन थे, मिस्र में अखवान थी सड़कों पे, मोहम्मद मुर्सी। यहाँ पर भी मुजाहिरे शुरू हुए, लेकिन यहाँ पर अखवान नहीं थी, लेकिन मुजाहिरे शुरू हो गए। तो जब मुजाहिरे शुरू हुए तो उसमें कहीं पे खालिद मिशाल ने भी कहा कि ये मुजाहिरीन है और ये साथ है, क्योंकि वहां मुजाहिरे हो रहे, ये सारा एक साथ हो रहा था। तो कोई क्लू मिला बशारुल असद को कि इसमें कहीं खालिद मिशाल ने की कुछ मुजाहिरीन से मुलाकात की है, या जाके कुछ ऐसा कुछ सिलसिला हुआ है। बशारुल असद ने एक लम्हा नहीं लगाया, और खालिद मिशाल से, और ये खालिद मिशाल की जान को बड़ा ख़तरा था उस वक्त, खालिद मिशाल से उन्होंने कहा कि आप शाम छोड़ें फौरी तौर पे, आपने जाना है तो मिस्र जाएं मोहम्मद मुर्सी के पास, या इधर जाएं या उधर जाएं। अच्छा, वहाँ पर मिस्र में सूरत हाल बड़ी टर्बुलेंट थी मोहम्मद मुर्सी की, क्योंकि वहाँ पर ये 2012-13 में वो हुकूमत डामाडोल होना शुरू हो गई थी, और फिर मुजाहिरे शुरू हो गए थे मोहम्मद मुर्सी के ख़िलाफ़ भी, तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब थी। तो खालिद मिशाल जो हैं, हमास की लीडरशिप फिर कतर आ गई, लेकिन वो हमास उस बात को भूली नहीं ना। मतलब फिर आपने कभी भी नहीं देखा होगा ना इन दिनों में कि जो मैं बात कहता हूँ कि बशारुल असद ने कोई एक्टिविटी दिखाई हो फ़लस्तीनियों के लिए, कोई बात की हो, कहीं लेबनान का दौरा किया हो, कहीं, हालांकि लेबनान और सीरिया, जब रफ़ीक अल-हरीरी का कत्ल हुआ तो सीरिया वहाँ से पुल आउट हो गया। सीरिया उसके बाद सीरिया ने इंटरेस्ट लेने छोड़ दिया कि यहाँ पर भाई रफ़ीक अल-हरीरी के अलावा भी कोई और भी लोग रहते हैं, और भी लोग हैं, आप किसी मुल्क के साथ, आपकी एक तारीख रही है लिवांत के हवाले से, तो वो बिल्कुल बस ठीक है, मतलब है कि हमारा तो इंटरेस्ट नहीं है, और वो जो था। और उसके बाद जब फ़लस्तीनी कैंप भी यहाँ पे उजड़े और सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से लेबनान जाके आबाद हो जाए। तो हमास की क़यादत यहाँ से कतर में आ गई। अच्छा, और कतर में आ गई, और ये जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि इसको वो हमास के लोगों ने, ये 2012 26वीं स्लाइड BBC,
हमास पॉलिटिकल लीडर्स लीव सीरिया फॉर इजिप्ट एंड कतर। मैं ये बता रहा हूँ कि वो, और यकीनन सब लोगों को जो मशरिक़ वस्ता मेरी इस बात से सब याद आ जाएंगे। राइटर्स ने उस वक्त हेडिंग लगाई थी, ये 24 फरवरी 2012 को 27वीं स्लाइड, हमास डिचेज असद और बैक्स सीरियन रिवोल्ट। लेकिन खालिद मशअल का ये कहना था, उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैंने रिवोल्ट की हमायत नहीं की थी, मैं ये कह रहा था कि जो मुजाहरे हो रहे हैं, ये मुजाहरों में लोग जो हैं इनके इश्यूज़ को आप रिजॉल्व करें। मैंने इतना मैसेज भेजा था, वो एक रिवोल्ट की कहानी बना के इन्होंने कहा हमास की क़यादत जाए। और हमास की क़यादत बड़े, अगर हमास को उस वक्त जगह ना मिलती कतर में, तो हमास को शायद वहाँ पे मिस्र में भी जो मोहम्मद मुर्सी के साथ हुआ वो तब वहाँ पर तभी हो जाता। ये मतलब बहुत एक अजीब सी सूरत हाल। तो फलस्तीनियों ने फिर, हमास भी गई, हिजबुल्लाह के साथ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, दाएं भी नहीं, तो चलता रहा मसला। 2011 से लेके और 2024 तक खाना जंगी ख़त्म नहीं हुई और ना ही आज हुई है। आज भी खाना जंगी ख़त्म नहीं हुई। व्हाट नेक्स्ट किसी को नहीं पता कि अगला मामला क्या होगा। लेकिन रशिया की तरफ से जो कहा गया, अच्छा वो खबर आई दरमियान में कि जहाज़ उड़ा और जहाज़ की क्रैश हो गया और ये वो, लेकिन राइटर्स ने वो खबर हटा दी, फौरी तौर पे दी, और वो खबर लगी रही 1 घंटे तक, और उसके बाद उन्होंने उसको अपनी वेबसाइट से हटा दिया कि जहाज़ उड़ा है और क्रैश हो गया और बशार अल असद पता नहीं जिंदा है हमारे क्या। लेकिन आप ये देखें जो मैंने कल भी बात की थी कि चाबियाँ हैंड ओवर की हैं इन्होंने शहरों की, इनके फौजियों ने चाबियाँ हैंड ओवर की हैं, कोई कहीं नहीं लड़ा, कहीं कोई लड़ाई हुई नहीं। आर्मी मेल्ट डाउन, आर्मी शायद थी नहीं, वो मेल्ट डाउन हो गई, क्या हो गई, वो उसको वजूद ही नहीं था, और वो बस वो जहाज़ों में बैठ के रवाना, कोई इधर गया कोई उधर गया। किसी ने ना दमास्कस का दिफा किया, किसी दमास्कस दिफा क्या होना है, वो वहाँ पे वज़ीर आज़म की हुकूमत है ना, तो वज़ीर आज़म मौजूद हैं। ये मैंने कहा कि मुतज़ाद बातें हो रही हैं कुछ, और इसको डिस्कस भी नहीं कहना चाहिए कि क्या वो सुन्नी है या अलव इसमें से हैं, लेकिन ये कि बहरहाल वो अपनी जगह मौजूद है, उनको सबने मान भी लिया, सबने मान भी लिया। अब वो मुज़ाकरात करेंगे। अब क्या होने जा रहा है, क्या शाम टूटने जा रहा है? वक्फा ले लें, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं कि क्या बड़ी पावर्स ने ये डिसाइड कर लिया है दुनिया की कि शाम को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से आज नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई है, कितनी अहम है ये मुलाकात? अब ये भी देखें कितनी अजीब व गरीब बात है कि ये भी दिन आना था कि हम डिस्कस करेंगे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, और उसमें ये भी खबर है। हालांकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो वो अब मतलब है कि वो मिलते हैं, फिर हदायत देते हैं, फिर उसकी खबर बनती है, फिर ये तो रूटीन में नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत है, उन्हीं की जमात है, वो सदर है। लेकिन ये कि उन्होंने ख़ास कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो वो देखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में अहम फैसले करने हैं हुकूमत ने। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये अभी एक तो ये है कि क्या सीरिया रहेगा इस तरह, या ये है कि सीरिया डिवाइड हो सकता, क्योंकि इसमें आप देखें चाइना ने कहा कि सीरिया की स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, और हमारे शहरी वहाँ पे हर मुल्क ने तकरीबन अपने शहरियों को इस वक्त कहा है कि पॉलिटिकल टर्मोइल है और केओस है। लेकिन ये कि ग्लोबल लेवल पे आप देखें तो अच्छा, अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। ट्रम्प साहब जो है वो इस वक्त पेरिस घूम रहे हैं, ठीक है, पेरिस पहुंचे हैं वो नॉट डैम का कैथेड्रल का इफ्तिताह करने के लिए, और ज़ेलेंस्की पहले से मौजूद थे। मतलब ज़ेलेंस्की जो है वो, मतलब मैक्रोन जो है वो 40 मिनट ताख़ीर हो गई थी वैसे पहुंचने में ट्रम्प साहब को मुलाकात के लिए, लेकिन वो जो मुलाकात हुई तो उसमें यानी अब मतलब इटली की प्राइम मिनिस्टर भी हैं वहाँ पे, बाकी लोग भी हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है ज़ेलेंस्की हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की से मुलाकात में मैं आपको सिर्फ वो बताऊँ एक बात, असल बात जो है वो ज़ेलेंस्की से मुलाकात में, जिसको मैं किसी तरह से डी लिंक नहीं कर रहा ये मौजूदा सारी सूरत हाल में, वो ट्रम्प का बयान है। और ट्रम्प का वो बयान जो ज़ेलेंस्की ने ट्रम्प से कहा है, और फिर ये यूक्रेन की मीडिया ने कोट किया है।
और वो जो बयान है वो आप समझें कि मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 22वीं स्लाइड है, कीव इंडिपेंडेंट को देखें, वो कहते हैं कि ज़ेलेंस्की 22nd स्लाइड, ज़ेलेंस्की रेडी टू मेक अ डील ऑन द वॉर इन यूक्रेन। डील करने को तैयार है ज़ेलेंस्की रशिया के साथ, ठीक है। और उसके बाद ट्रम्प सेज आफ्टर मीटिंग, अरब न्यूज इसी को कोट कर रहा है कि ट्रम्प सेज कि ज़ेलेंस्की वांट्स डील टू स्टॉप यूक्रेन वॉर। और रशिया इसको रिपोर्ट कर रहा है तास कि ट्रम्प अनाउंसेस यूक्रेन्स रेडीनेस फॉर टॉक्स विद रशिया, ठीक है। जो आपने कहा है, हम मतलब ट्रम्प ने आते ही बातचीत तो शुरू हो, जो है वो तो फौरी तौर पे उधर मामला चला गया। लेकिन ट्रम्प ने साथ एक दूसरी भी बात की है बड़ी। ट्रम्प ने कहा है कि ये जो बशारुल असद है, ये इसलिए इसका धड़ा तख्ता हुआ है कि रशिया ने इसको डंप कर दिया था। ट्रम्प ने ये बाकायदा बयान दिया है कि रशिया ने इसको धड़ा तख्ता करके इसको डंप कर दिया था, थ्रो अंडर द बस, और जिसकी वजह से उसका आखिर में हामी कोई नहीं था। अगर रशिया इसकी हमायत कर रहा होता तो शायद इस हद तक, अगर अमेरिका ने तो कहा हमारा ताल्लुक नहीं है, अमेरिका तो इसमें और इतने रोलर पे पड़े हैं कि इसमें इस क्राइसिस में रीजनल प्लेयर ज़्यादा हैं, रीजनल प्लेयर ज़्यादा हैं इसमें। अमेरिका एक वक्त में था, लेकिन अमेरिका अब वहाँ पर अमेरिका की तो सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि वहाँ पर उनकी बेसिस मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में तो वो बेसिस उनकी रहेंगी, थोड़ी सी बेसिस हैं, और ये वही बेसिस हैं जो अमेरिका कहता है मिडिल ईस्ट में विड्रॉ करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। थोड़ी सी बेसिस हैं, इधर उधर हर अटैक्स होते रहते हैं, तो वो मतलब बस प्रेजेंस है उनकी। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि इसी तरह जो रशिया की बेसिस हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, और उनकी सेफ्टी की भी बात की है इन रेबल्स ने, हरकतुल तहरीरुल शाम, और साथ ही कि रशियन अलर्ट हैं वहाँ पे सारे, मगर ये कि रशियन बेसिस के ऊपर भी कोई इशू नहीं है। तो सवाल ये है कि अब सीरिया का क्या होगा। अच्छा, एक इसमें जो बात है, ये होता है कि नहीं होता मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात डिस्कस हो रही है काफ़ी अरसे से कि सीरिया को ये जो 14-15 उनके सूबे हैं और जो भी, ये काबू में नहीं आ रहे। और जिस तरह से ये बना सीरिया, और जिस तरह से यहाँ जब भी यहाँ से कॉलोनीज गई हैं ना छोड़ के, ये ऑटोमन्स के बाद, तो पीछे कोई ना कोई वो ऐसा पंगा छोड़ गई हैं, पीछे कोई पक ऐसी लगा के पीछे खाना जंगी होती रहे, पीछे कोई मसला हल करके नहीं गए। यहाँ से गई हैं कॉलोनीज, खुशी खुशी लोगों ने उनको यहाँ से रवाना किया, बाद में पता चला है कि उन्होंने तो इश्यूज खड़े किए हुए हैं। कहीं वो सीरिया का बॉर्डर क्लियर नहीं हो रहा, कहीं वो जनाब फ़लस्तीन और इसराइल का मामला, कश्मीर का मामला, ये LAC चाइना और इनका मामला, मतलब हर जगह कोई ना कोई एक वो इशू कहते हैं ना, वो खड़ा करके कि हमें बार बार जो है ना जाके वहाँ पे मतलब हमारी तरफ सब देखते रहे। तो ये इसी तरह से जो फ्रांस भी गया है, तो ये एक अजीब सा सीरिया बन गया, ठीक है ना। और उसमें फिर उसके बाद वो अलवाइड्स आ गए, ये सारे। तो 2017 में एक ये जो दोहा फोरम हुआ है ना, ये आस्ताना की टॉक्स में ही ये दोहा फोरम बना था 2017 में। तो 2017 में एक बात हुई थी रशिया की तरफ से, वो एग्जैक्टली शायद इस तरह हजूर में नहीं थी, लेकिन रशिया ने एक बात वहाँ पे की थी। और वो जो बात थी वो उस ज़माने में 2017 में मैंने इसको डिस्कस भी किया था, लेकिन वो इस पैराए में शायद उस वक्त नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में कुछ ऐसी बात ही थी जिस तरह आज बात सामने आ रही है। ये है 14th स्लाइड, रशिया, टर्की एंड ईरान मैप आउट डी-एस्केलेशन जोन्स इन सीरिया। अच्छा, ये हुआ था 4 मई 2017 को इजलास हुआ था आस्ताना में, और वहां पर यह बात हुई थी कि डी-एस्केलेशन के लिए 4 जोन्स बना दिए जाएं और वो 6 महीने तक रहें, और फिर उसके बाद वो आगे भी कंटिन्यू कर जाएं, अगर जरूरत पड़े तो आगे भी कंटिन्यू कर जाएं।
अच्छा, अल जजीरा ने जो है वो इसी तरह से इसी को कोट किया था 2017 में, और 13 स्लाइड, ये मैं अभी इस पे नक्शे पे भी बाद में आता हूँ। अल जजीरा ने इसको कोट किया था कि फाइनल डी एस्केलेशन जोन एग्रीड ऑन इन अस्ताना। डी एस्केलेशन के जोन जो हैं अस्ताना में हो गए। ईरान, टर्की और रशिया उन्होंने प्लान किया है कॉलिंग फॉर एंड फॉर हॉस्टिलिटीज के जोन्स बना दिए जाएं। ऑपोजिशन यानी जो जमात जहां जहां है उसको वही जोन्स बना दिए जाएं। ठीक है, अच्छा जी। और ईरान ने भी इसके ऊपर 2017 में, मैं तेहरान टाइम्स को कोट कर रहा हूं, 15 स्लाइड, मतलब ऐसा नहीं कि एक मुल्क की मैं बात कर रहा हूं, सारे मुल्कों की बात हो रही है। तो तेहरान टाइम्स ने कहा था कि ईरान, टर्की और रशिया एग्री ऑन सीरिया सेफ जोन्स। अच्छा, अब आप अगर सीरिया के मैप को देखें, थ्रू आउट देख लें आप अगर ये मैप देख लें जो कि उनका 5वां मैप है, जो कि 2017 का मैप है, उन दिनों का जब ये लड़ाई हो रही थी, या ये 2020 का मैप होगा, तो आपको जो सीरिया है वो 3-4 रंगों में तकसीम नजर आएगा। मतलब एक इदलिब है, एक जो टर्की के साथ है वो ब्लू है, इधर ये येलोइश इलाका है, फिर उसके बाद जो है वो एक दरमियान में, अच्छा दरमियान में जो बहुत बड़ा सा ये जो आप समझें कि ये जो लाइट पिंक है ये वो सुन्नी इलाके हैं बड़े। अच्छा, बीच में जो रेड कलर का नज़र आ रहा है, रेड लाइंस, वो दाइश है वहाँ पे। अच्छा, तो ये जो है ये हमें उस ज़माने में नज़र आया। लेकिन जो प्रपोज्ड मैप एक सीरिया का जो डिस्कस हुआ दरमियान में, कि सीरिया को अगर तकसीम किया जाए, क्योंकि सीरिया का हल नहीं है कोई, ये सब लड़ते रहेंगे आपस में, जो जिसके पास है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। जहाँ कुर्द हैं वो कुर्द बैठे हुए हैं, जहाँ पे अलावाइस हैं अलावाइस बैठे हुए हैं, जहाँ पे यजीदीज हैं वो बैठे हुए हैं, जहाँ पे दुरूज हैं वो दुरूज बैठे हुए हैं, जहाँ पे सुन्नी, अच्छा सुन्नी क्योंकि जमाती वहाँ पे एक ही बात पार्टी है, तो जवाब में ये ग्रुप सब बन गए हैं सारे। तो अब ये क्या शक्ल लेते हैं आने वाले दिनों में, ये कोई अगर इलेक्शन होगा तो पहले ये पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे, फिर पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद ये इनका कोई नुमाइंदगी होगी, कैसे सेटल होगा। तो एक मामला ये भी डिस्कस हुआ था उस वक्त, अगर हुआ था तो अभी भी हो रहा है कि इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अच्छा, 4 हिस्सों में इसको इस तरह से तकसीम कर दिया जाए कि अगर ये मैप हम देखें इसका, तो इस मैप में फिर ये हमें बड़ी हद तक इसमें वो 4 जो हिस्से हैं वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि जी एक जो इलाका है वो इलाका जो बिल्कुल लतकिया यानी एक साइड पे है, जहाँ पर बेसिस हैं, जहाँ पर बेसिस मौजूद हैं, ये जो आपको जामनी कलर नज़र आ रहा है इसमें साइड पे, जहाँ पर रशियन बेसिस हैं, ये पूरा इलाका जो है ये चला जाए एलावाइट्स के पास। और जो ग्रीन इलाका है पूरा, यहाँ पे एक सुन्नी रियासत बने, और जो वो ऊपर जो येलो और रेड में आपको हजाका का सूबा नज़र आ रहा है, वो इलाका जो है थोड़ा सा वो कुर्दों को दे दिया जाए। असल में तो कुर्द इराक में है ना, बहुत बड़ी तादाद तो उनकी इराक में, कुर्दिस्तान और उनके तो सदर और वो सारा इशू तो है ना, वो तो वहाँ पे आइन के तहत उनकी मौजूदगी है, लेकिन यहाँ पर भी हैं। तो ये थोड़ा सा इलाका जो उनको दे दिया। और नीचे जो ये ब्लू नज़र आ रहा है, इस ब्लू इलाके में क्रिश्चियंस और जो दुरूज हैं और यजीदीज हैं और ये सारे ये इस इलाके में आ जाएं। ये एक प्रपोज्ड मैप है, प्रपोज्ड, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये प्रपोज्ड मैप एक डिस्कस हो रहा है कि अगर ये, क्योंकि कुछ यानी मैंने आपसे कहा ना कि इसको आप अगर 20, ये मलेशिया आपस में लड़ेंगी। अच्छा, फौज भी नहीं है, मेल्ट डाउन हो गई ना, फौज भी मेल्ट डाउन हो गई, बात पार्टी ही खत्म हो गई। अब बात पार्टी तो है ही नहीं ना, एक ही पार्टी बनी हुई थी, उसका जो है वो सरबराह जो है वो बशारुल असद थे, बाकी बाथिस्ट शायद अभी भी बाथिस्ट वो कहला रहे हो, जो ये हुकूमत है, वजीर आजम है और बाकी वज़रा हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो मेल्ट डाउन होकर अब इनके साथ निगोशिएशन हो रही हैं। और रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ईरान सब ये चाहेंगे कि ये स्टेबिलिटी दमिश्क में रहे, क्योंकि ये बात ज़हन में रखें कि ये जो तासुर है ना कि यहाँ से वो ईरान
की जो लेबनान तक थी तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये था, तो रशिया इंटरेस्ट था, वो सबके अपने अपने। असल इशू ये है कि बशार अल असद लायबिलिटी बन चुके थे हर एक के लिए। एक तो फ़लस्तीन का उनका कोई ताल्लुक नहीं, हमास की लीडरशिप को उन्होंने निकाला, अखवान का उन्होंने कत्लेआम किया। अच्छा, आगे जाके जो है वो इजिप्ट और टर्की की दोस्ती हो गई, जीसीसी और टर्की की दोस्ती हो गई, कतर वापस जीसीसी में चला गया। अब इनको कहा कि सब ने आपस में इख्तलाफ, सऊदी अरब ईरान के साथ हो गया, सारे मुल्कों ने अपने इख्तलाफात ख़त्म किए। अब महसूस से कहा जा रहा है कि टर्की से आप बात करें, मैं टर्की नहीं जाऊँगा। क्यों मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि मैं क्यों जाऊँ टर्की। अच्छा, तो इशू ये है कि फिर वो उसके बाद सब ने ही ले ऑफ किया। ऐसा नहीं है कि टर्की, क्योंकि टर्की का तो इशू ये था कि टर्की ने तो कहा ना अमेरिकन, बाद में कहा अमेरिकन सपोर्ट, और टर्की ने अब आज टर्की की पूरा जो मीडिया है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये कि हमारे बॉर्डर्स पे एक तो इतने मिलियन रेफ्यूजी जो आपकी खाना जंगी से हमारे पास आ गए हैं, वो आप वापस लेके जाएं। आपकी खाना जंगी खत्म होती होगी, नहीं मैं तो नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो तो सुन्नी थे भाई, सुन्नी थे वो, तो मतलब वो मसाले की बुनियाद पे। तो ईरान ने भी साइन ऑफ किया। ईरान का बयान आज सरकारी ये है कि हम शाम के अवाम के साथ हैं और शाम में हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। टर्की का बयान आज ये है कि हम शाम के अवाम के साथ हैं और वहां पे स्टेबिलिटी चाहते हैं। यही बयान रशिया का है। मैंने आपसे कहा ना, पुतिन के एक लफ्ज नहीं निकला पुतिन के मुंह से बशार अल असद, ठीक है। लेवरोव भी आए तो बस इसलिए दुआ में कि रशियन इंटरेस्ट अपनी जगह कायम रहे। और साथ ही ट्रम्प ने खुशखबरी भी सुना दी पुतिन को कि ज़ेलेंस्की बच्चा जो है ये डील करने पे तैयार है। और साथ ही हमास और इसराइल के दरमियान फाइनल हो रही है लिस्टें। ये मैंने बात पहले भी की। अच्छा, आज पहुंच रहे हैं रात को बरतानवी वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात। ये उनका जो खलीजी अरब ममालिक का दौरा वो यूएई से शुरू कर रहे हैं। कल उनके बाकायदा वहाँ पे जो सदर हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, उनके और चैम्बर के दरमियान मुलाकात होगी। और यकीनन और भी मामलात हैं। अभी अमीर कतर वहाँ पे थे बरतानिया में, उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें रही हैं, तो अभी वो वहाँ से आ रहे हैं। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई है, वो एक यहाँ पे ज़ाहिर है कि मशरिक़ वुस्ता बहुत अहम है। फिर सऊदी अरबिया जाएंगे, बरतानवी वज़ीर आज़म सऊदी अरबिया जाएंगे और वहाँ पे वली अहद और जो वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। लेकिन एक तो ये जंग ख़त्म करवाने की बात की। अब उसके बाद इलॉन मस्क भी खड़े हुए हंस रहे थे ज़ेलेंस्की के साथ। इलॉन मस्क ज़हन में रखें कि इलॉन मस्क जो है वो शुरू में, अगर लोगों को याद हो तो इलॉन मस्क जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ थे। बाद में प्रेशर आया था तो वो उनको जाना पड़ा था, इसराइल के तरफ जाना पड़ा था। लेकिन शुरू में जो इलॉन मस्क का जो टिल्ट था वो मुकम्मल फ़लस्तीनियों के साथ। बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो एक तो ये हो गया मामला, ये डिस्टेबलाइज हो तो नहीं इसको होना चाहिए, खाना जंगी भी आपस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुखालिफ ग्रुप नहीं है ना। इस वक्त वही है हरकत तहरीर शाम। अब वो किसको मारेंगे, क्या करेंगे? वो तो अच्छे बच्चे बने हुए ना इस वक्त कि हम कौन सी नुसरा फ्रंट, कौन सी अलकायदा, हम तो जानते ही नहीं किसी को। भाई अबू बकर बगदादी कौन था हमें क्या पता, अबू मुसाब जरकावी कौन था हमें क्या पता। हम तो वो तो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मेरा ख्याल के इक़्तिदार में लाया जाए। और ये हो सकता है आ जाए फ्यूचर में, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, आज की दुनिया में। लेकिन असल बात यह है कि ना हमास की तरफ से, ना हिज़्बुल्लाह की तरफ से, ना ईरान की तरफ से, किसी की तरफ से, ना किसी की तरफ से बशार अल असद के जाने की जो मजम्मत नहीं हुई, ख़ास तौर पे हमास और हिज़्बुल्लाह और किसी फ़लस्तीनी ग्रुप की तरफ से, और किसी अरब मुल्क की, और किसी गैर मुस्लिम। बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि बस वो तहलील हो जाते हैं और उनका आना बस ये है कि पीछे टर्मोइल, खाना जंगी ना हो और ग्रुप्स आपस में ना लड़ें और कोई स्टेबल हुकूमत बने। या ये है कि ये जो डिस्कस हुआ था कि डी एस्केलेशन के 4 जोन्स बना दिए जाएं, रशिया, टर्की, ईरान, और ज़ाहिर है इसमें और मुल्क भी होंगे, और डिस्केलेट किया जाए। और ये यहाँ पर किस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है जो जहाँ पे मौजूद है वो वहीं पे मौजूद है। खाना जंगी कभी ख़त्म नहीं हुई है। मैंने पहले भी कहा था, जो ग्रुप जहाँ बैठा हुआ था, ये बस इस तरह से हुआ कि वो हरकत तहरीर शाम यहाँ पे थी, तो यहाँ से अचानक वो तो ना ज़ॉम्बी की तरह उठी और उठ के वो यहाँ गई और यहाँ धबड़धू करके वापस आके अभी तो नहीं आई, उधर ही बैठी है अभी। लेकिन ये कि वो यहाँ मौजूद थी, ऐसा नहीं है अचानक कहीं से पैदा हो गए। वो इराक में मुख्तलिफ जगहों पे कब्जा करके रेट नहीं थी बशार अल असद की। तो देखें आने वाले दिनों में, अगले 24-48 घंटों में अल्लाह करे कि इंसानी जानें ना जाएँ। बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जाने पे उनके मुल्क के अंदर के अवाम भी खुशियाँ मना रहे होते हैं,
उनके पड़ोसी भी खुशियाँ मना रहे होते हैं और एक ख़ास सतह पे ये फैसला हो जाता है कि अब इस शख्स को भेज दें, काफ़ी हो गया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।